तो मेरी हनीमून के तीसरे दिन मुझे एक फोन कॉल आया और कॉल में कहा गया, हेलो ओमार, अगली फ्लाइट बुक कर लो और वापस आ जाओ। और मेरा जवाब था, अगर आप मुझे वजह नहीं बताएंगे तो मैं अकेला ही वापस आऊंगा। मैं फिलहाल शादीशुदा हूँ, तो अगर आप मुझे वजह नहीं बताएंगे तो मैं अकेला ही वापस आऊंगा। और जवाब मिला, तुम कुछ घंटों में जान जाओगे, अगली फ्लाइट बुक कर लो और वापस आ जाओ। तो मैंने अपनी फ्लाइट्स बदल ली। मैंने अपनी पत्नी को नहीं बताया। मैं बहुत बेचैन था। करीब शाम 7 बजे, शायद 7 या 8 बजे टोक्यो समय के अनुसार, क्योंकि हम टोक्यो जापान में थे, घोषणा हुई कि मैं एआई मंत्री बन गया हूं और उस समय मेरी उम्र 27 साल थी। क्या आपको लगता है कि दुनिया एक साथ आएगी और किसी बिंदु पर एमैट जैसा कुछ लागू करेगी जहां फर्क नहीं पड़ता कि आप किस देश में हैं या दुनिया के किस हिस्से में हैं, आपको 15 या 20% टैक्स देना ही होगा? सही तरीका ये होगा कि हमें आपके और हमारे वित्त मंत्री के बीच एक बैठक आयोजित करनी चाहिए। काफी समय से मैंने MAT यानी मिनिमम अल्टरनेटिव टैक्स के बारे में अफवाहें सुनी हैं। अगर मैं अपना समय, अपनी मेहनत और अपनी कमाई इस देश में लगा रहा हूं, तो बदले में मुझे क्या मिल रहा है? शिक्षा की गुणवत्ता क्या है? अस्पतालों की गुणवत्ता क्या है? इंफ्रास्ट्रक्चर की गुणवत्ता कैसी है? व्यापारिक माहौल की गुणवत्ता क्या है? काफी समय से मैंने MAT यानी मिनिमम अल्टरनेटिव टैक्स के बारे में अफवाहें सुनी हैं, जिसे मुख्य रूप से पश्चिमी देशों द्वारा आगे बढ़ाया जा रहा है, जहां से लोग बाहर जा रहे हैं। मान लीजिए, उदाहरण के लिए, अब यूके के बहुत से लोग यहाँ आ रहे हैं। क्या आपको लगता है कि दुनिया एक साथ आएगी और किसी बिंदु पर एमैट जैसा कुछ लागू करेगी जहां फर्क नहीं पड़ता कि आप किस देश में हैं या दुनिया के किस हिस्से में हैं, आपको 15 या 20% टैक्स देना ही होगा? मुझे लगता है कि इस सवाल का सही तरीका ये होगा कि हमें आपके और हमारे वित्त मंत्री के बीच एक बैठक आयोजित करनी चाहिए, जो आपको इस बारे में और अधिक जानकारी दे सकते हैं। मुझे नहीं पता कि ये काम करेगा या नहीं। सही है। व्यक्तिगत रूप से अपनी स्थिति से बोलते हुए, मैं नहीं समझता कि जब टैक्स की बात आती है तो ये वैश्विक समझौते कैसे बनाए जाते हैं और एक एकल सरकार या किसी समूह के रूप में आपके पास कितनी छूट होती है, खासकर इन पश्चिमी देशों के साथ डील करने में। इसलिए मैं आपको ऐसा जवाब नहीं देना चाहता जिसमें मुझे खुद नहीं पता कि इसका क्या नतीजा निकलेगा। लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि आप कहीं टैक्स देते हैं या नहीं, असल में लोगों के लिए यह मायने रखता है कि अगर मैं अपना समय, अपनी मेहनत और अपनी कमाई इस देश में लगा रहा हूं, तो बदले में मुझे क्या मिल रहा है? शिक्षा की गुणवत्ता क्या है? अस्पतालों की गुणवत्ता क्या है? इंफ्रास्ट्रक्चर की गुणवत्ता कैसी है? व्यापारिक माहौल की गुणवत्ता क्या है? और जब तक इसका जवाब यह है कि गुणवत्ता उच्च है और इसका प्रभाव सकारात्मक और कुल मिलाकर व्यक्ति के लिए फायदेमंद है, तब तक यह बहुत अच्छा है। जब इसका जवाब यह हो कि वास्तव में यह नकारात्मक है और आप पैसा खर्च कर रहे हैं लेकिन आपको कुछ भी नहीं मिल रहा, कुछ भी, मैं आपकी सरकार से लौटता हूँ। जवाब हमेशा यही होगा। यहाँ कोई ना कोई ऐसी बात है जहाँ स्थिरता का मुद्दा है, क्योंकि लोग एक समय के बाद निराश हो जाएंगे। और उमर, अगर मैं पूछूं तो हमने स्कूल के बीच का हिस्सा छोड़ दिया था और आप 27 साल की उम्र में बिना किसी राजनीतिक परिवार से आए मंत्री कैसे बने? एक पिता जो सेना में थे और एक माँ जो प्रिंसिपल थी। क्या आप अच्छे छात्र थे? तो ये एक बहुत व्यापक चर्चा है जो मुझे बहुत पसंद है। हम दर्शन शास्त्र, राजनीति और अन्य चीजों और टैक्स की बात कर रहे हैं। तो मैं एक अच्छा छात्र था। मैं स्कूल में एक नर्ड था, जैसा कि आप समझ सकते हैं। तो स्कूल, विश्वविद्यालय और काम के बीच कुछ चीजें हुई। सबसे पहली बात, मैं सच में विदेश में पढ़ाई करना चाहता था। तो मैं स्कूल खत्म करने के बाद हार्वर्ड जाना चाहता था और आप जानते हैं वो नहीं हो पाया, क्योंकि उस समय मेरी माँ को लगा कि मेरे लिए पास में रहना बेहतर है, 2 कारणों से। 11 सितंबर कुछ साल पहले हुआ था और अमेरिका में अरबों और मुसलमानों के खिलाफ घृणा अपराध हुए थे, जिसका उस पर गहरा असर पड़ा। उन्हें लगा कि आप जानते हैं, अगर हम वहाँ गए तो किसी भी वजह से कोई हमें निशाना बना सकता है। तो उन्होंने कहा, मैं चाहती हूँ कि तुम घर पर ही रहो। दूसरा कारण ये था कि आप जानते हैं, दुनिया उस समय बहुत उथल पुथल से गुजर रही थी। तो मैंने 2007 में स्नातक किया और विश्वविद्यालय गया। लेकिन उस समय ऐसा महसूस होता था कि कुछ तो गड़बड़ है। हमारा शेयर बाजार तेजी से बढ़ा और फिर गिर गया, फिर से बढ़ना शुरू हुआ और लोगों को लगा कि ठीक है, शायद आगे कुछ छुपा हुआ है। तो एक तरह की आशावाद और निराशावाद दोनों का माहौल था। तो मेरी माँ और मेरे पिता कह रहे थे, ये बेहतर है कि तुम पास रहो बजाय इसके कि तुम विदेश जाओ। दूसरी बात यह है, मैंने उनके साथ ये तय किया कि अगर मैं यहाँ रहकर पढ़ाई करूंगा तो मैं साथ में काम भी करूंगा और पढ़ाई भी करूंगा। और जिस वजह से मैं काम और पढ़ाई दोनों करना चाहता था, वह यह थी कि मैं समझना चाहता था कि पढ़ाई के बाद क्या आता है और यह जानना चाहता था कि व्यापारिक माहौल कैसा है। ये मेरे जीवन के सबसे अच्छे फैसलों में से एक था और सबसे दर्दनाक फैसलों में से भी एक था, क्योंकि मैंने एक बैंक में काम करने का फैसला किया। वह भी तब जब 2 सबसे बड़े बैंकों का विलय हो रहा था, यानी एमिरेट्स बैंक और NPD। तो मैं वास्तव में इन दोनों बैंकों के बीच काम कर रहा था जब विलय हो रहा था। ये सब हो ही रहा था कि तभी वित्तीय संकट आ गया और मैंने पहली बार देखा कि जब वित्तीय संकट आता है तो दुनिया के साथ क्या होता है।
मैंने अपनी आंखों से देखा कि किस तरह दुनिया का माहौल उत्साह से पूरी तरह डर में बदल जाता है। कल का दिन अच्छा होने की उम्मीद से लोग अपना सामान समेट कर चले जाते हैं। ऐसा महसूस करते हैं जैसे उनकी जिंदगी पूरी तरह बर्बाद हो गई हो। और मैं एक जगह काम कर रहा था जिसे रिटेल क्रेडिट सेंटर कहते हैं, जहां लोग वास्तव में लोन के लिए आवेदन करते थे और उन्हें लोन मिल जाता था। तो ये एक विनाशकारी अनुभव था, लेकिन ये एक जमीन से जोड़ने वाला अनुभव भी था। मैंने समझा कि हमें आज के दिन को कभी भी हल्के में नहीं लेना चाहिए। चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, हमें यह समझना चाहिए कि हम जिस स्थिति में हैं उसमें हम विशेषाधिकार प्राप्त हैं और हमें उस स्थान के योग्य बनने के लिए दूसरों से 100 गुना अधिक मेहनत करनी चाहिए। मैंने स्नातक होने के बाद विश्वविद्यालय छोड़ दिया। मैंने बिजनेस मैनेजमेंट में डिग्री के साथ स्नातक किया और मैं एक बेहतरीन अर्थशास्त्र का छात्र था। मुझे वास्तव में अर्थशास्त्र बहुत पसंद था और मैं अर्थशास्त्र में मास्टर डिग्री करना चाहता था। तो मैंने एक व्यवसाय शुरू किया, एक डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी, क्योंकि मुझे लगा कि मुझे वहाँ कुछ करना चाहिए। मेरे पिता ने मुझसे कहा कि जीवन में आगे बढ़ने का एकमात्र तरीका है पेंशन पाना, और उन्होंने कहा अगर तुम्हारे पास पेंशन नहीं है तो तुम्हारे पास कोई सुरक्षा नहीं है। तो मैंने उनसे कहा, पापा अगर आपको लगता है कि मुझे यही करना चाहिए तो आप बताइए कि आप मुझे कहाँ काम करते देखना चाहते हैं, मैं वहाँ काम करूंगा। जब तक आपको खुशी मिलती है मैं वहीं करूंगा। तो उन्होंने मेरे लिए आवेदन किया कि मैं टेलीकम्युनिकेशंस रेगुलेशंस अथॉरिटी नामक जगह पर काम करूं, जहां स्पेक्ट्रम टेलीकॉम ऑपरेटरों के लिए रेगुलेशन किया जाता है, सिग्नल डिस्ट्रीब्यूशन उन सभी अलग अलग संस्थाओं को दिया जाता है जिन्हें सिग्नल की जरूरत होती है। और एक दिलचस्प बात हुई, तो नौकरी के इंटरव्यू में मैं कुछ लोगों के सामने टेबल के उस पार बैठा था और उन्होंने मुझसे पूछा, आप खुद को 5 साल बाद कहाँ देखते हैं? मैंने उन्हें बताया कि मैं खुद को एक मंत्री के रूप में देखता हूँ, और वे हंस पड़े और उन्होंने कहा, हमें तुम्हारा आत्मविश्वास पसंद आया। मैंने उन्हें बताया, आप जानते हैं मैं यही देखता हूँ, हो सकता है मैं गलत हूँ, लेकिन अगर मैं सच में इस दिशा में आगे बढ़ता हूँ और अगर मैंने इस नौकरी में बने रहने का फैसला किया तो मुझे लगता है कि मैं मंत्री बन जाऊंगा। और उन्होंने कहा, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि तुम्हें यह नौकरी मिल जाएगी? मैंने उन्हें बताया, मुझे नहीं पता कि मुझे यह नौकरी मिलेगी या नहीं। मुझे पता है कि मैं यहाँ का सबसे मेहनती कर्मचारी बनूंगा और मुझे यह भी पता है कि मैं यह काम सबसे तेज सीख जाऊंगा। और मुझे वह नौकरी मिल गई और एक समझौता हुआ था, और समझौता ये था कि वे मुझे नौकरी देंगे और फिर मेरी प्रोबेशन अवधि के बाद देखेंगे कि मैं कितना अच्छा प्रदर्शन करता हूँ। और मैंने उन्हें बताया, जब भी आप मेरा मूल्यांकन करें, अगर मैं एक अच्छा कर्मचारी साबित होता हूँ तो मैं ITU मुख्यालय जिनेवा में काम करने जाना पसंद करूंगा। और मैं जिनेवा में काम करने इसलिए जाना चाहता था 2 कारणों से। पहला कारण यह था कि मैं जिनेवा में मास्टर्स करना चाहता था, और दूसरा कारण यह था कि जब भी आप विदेश में तैनात होते हैं तो आप अपने देश के बाहर की जिंदगी का अनुभव कर सकते हैं। मुझे लगता है कि यह किसी भी व्यक्ति के लिए बहुत मूल्यवान होता है। तो मूल्यांकन हुआ, मैंने मूल्यांकन पास कर लिया, मैं एक अच्छा कर्मचारी साबित हुआ। उन्होंने कहा, बहुत अच्छा किया, और फिर उन्होंने मुझसे कहा, ठीक है, हम तुम्हें 2 साल में भेजेंगे। हमने किसी और को भेज दिया, हमें नहीं लगा था कि तुम ये कर पाओगे। और मुझे लगा कि शायद मैं इस जगह पर वाकई नहीं रह सकता, इसलिए मैंने इस्तीफा देने का मन बना लिया। मैंने कुछ दोस्तों को बताया, मैंने इस्तीफा देने का फैसला कर लिया। दिलचस्प बात यह है कि अगले ही हफ्ते अचानक मुझे एक फ़ोन कॉल आया और उन्होंने मुझसे कहा, हमारे पास आपसे कुछ सवाल हैं, कृपया इन सवालों के जवाब दें। मैंने पूछा, ये किस लिए है? उन्होंने कहा, ये बस एक इंटरव्यू से संबंधित है। मैंने बताया, मैंने आवेदन नहीं किया था। उन्होंने कहा, हाँ, लेकिन हमारे पास आपसे कुछ सवाल हैं। तो सवाल था, अभी दुबई मॉल में कितने लोग हैं? मुझे याद है वह मंगलवार की सुबह थी और मैंने एक संख्या बताई। मैंने उन्हें वह तर्क भी बताया कि मैंने वह संख्या क्यों बताई, और उन्होंने मुझसे कहा, ठीक है, अभी दुबई मॉल के सिनेमा में कितने लोग हैं? मुझे यह सवाल बहुत अजीब लगा। मैंने तर्क के साथ जवाब दिया, बच्चे स्कूल में हैं, लोग अपनी नौकरियों पर हैं, पर्यटक शायद सिनेमा जाएंगे, लेकिन इतने पर्यटक हो सकते हैं वगैरह। नमस्कार, बहुत धन्यवाद। और उस व्यक्ति ने फोन काट दिया। टेलीकॉम रेगुलेशंस अथॉरिटी में काम करने के बाद मुझे समझ में आया कि ज्यादातर दफ्तरों में IP फोन होते हैं, और IP फोन में अगर आप आखिरी 2 अंक 00 या 99 कर दें तो रिसेप्शन फोन उठाता है। तो मैंने 99 के साथ नंबर डायल किया और एक महिला ने फोन उठाया और उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री कार्यालय, क्या मैं आपकी मदद कर सकती हूँ? मैंने कहा, हाँ नमस्ते, फोन उठाने के लिए धन्यवाद। मुझे इस एक्सटेंशन से फोन आया था और लाइन कट गई थी। क्या आप कृपया मुझे उनसे जोड़ सकते हैं? और उन्होंने कहा, हाँ ये उस्मान है, मैं आपको उनसे जोड़ता हूँ। तो उन्होंने मुझे उस्मान से जोड़ दिया। और उस्मान, जब मैंने उन्हें कॉल किया तो उन्होंने कहा, हेलो उस्मान, ये ओमर है, आपने मुझे अभी कॉल किया था, आपने फ़ोन काट दिया, आपने मुझे ये क्यों नहीं बताया कि आप प्रधानमंत्री कार्यालय से कॉल कर रहे हैं? और उन्होंने कहा, तुम्हें मेरा नाम कैसे पता चला? मैंने उन्हें बताया और उन्होंने कहा, तुम्हारा इंटरव्यू अगले हफ्ते है। तो मुझे इंटरव्यू मिल गया और उन्होंने मुझे जॉब ऑफर दे दिया। जब मैंने अबू धाबी में काम किया तो मेरी सैलरी लगभग $10,000 थी। जब मुझे प्रधानमंत्री कार्यालय में ऑफर मिला तो वह लगभग आधा था।
तो मैं अपनी माँ के पास गया और मैंने उनसे कहा, माँ मुझे दुबई में ये ऑफर मिला है, मुझे नहीं पता कि मैं इसे लूंगा या नहीं, आप क्या सोचती हैं? और मुझे आज भी याद है कि उन्होंने मुझसे क्या कहा था। उन्होंने कहा, ओमर कुछ जगहें ऐसी होती हैं जहां तुम सिर्फ तभी काम करोगे जब वे तुम्हें पैसे दें। कुछ और जगहें होती हैं जहां तुम खुद पैसे देने को तैयार हो ताकि वहां काम कर सको। और उन्होंने कहा, शेख मोहम्मद और सरकार के लिए काम करना, भले ही वे तुमसे तुम्हीं की तनख्वाह देने को कहें, तुम्हें वह भी करने के लिए तैयार रहना चाहिए। तो मैंने ऑफर स्वीकार करने के बाद नौकरी शुरू की और सबसे पहली बात जो मैंने महसूस की वह थी विज्ञान के लिए काम करना। शेख मोहम्मद और प्रधानमंत्री कार्यालय में काम करना दुनिया में सबसे कठिन और सबसे संतोषजनक नौकरियों में से एक था जो कहीं भी मिल सकती है। इस नौकरी के बारे में सबसे पहली बात वह यह थी कि हमें सब कुछ करना सीखना पड़ता था। तो ये ऐसी नौकरी नहीं थी जिसमें आपसे सिर्फ एक खास काम ही करवाया जाए। जो भी काम हो सब कुछ आपको सीखना और करना पड़ता था। ये एक छोटी सी टीम थी, तो बाहर से देखने पर शेख मोहम्मद के बारे में सुनकर सरकार और वहाँ क्या हो रहा है ये सुनकर मैंने सोचा था कि वहाँ हजारों हजारों लोग होंगे। ऑफिस में जाकर एक बहुत ही छोटी लेकिन कुशल टीम को देखना जहाँ लोग कई अलग अलग क्षेत्रों में माहिर हैं, जहाँ वे एकजुट हैं एक ही लक्ष्य के साथ। और वही एक लक्ष्य यह है कि जैसा कि आप जानते हैं हम यहाँ जो कर रहे हैं वह लाखों लोगों के जीवन को प्रभावित कर रहा है और हमें ये सुनिश्चित करना है कि हमारा देश सबसे अच्छा हो, हमारी सरकार सबसे अच्छी हो। ये बहुत उत्साहजनक था और वास्तव में यही वह स्कूल था जिसमें मैं बड़ा हुआ। ठीक है, ये मेरे लिए एक सच्ची नौकरी का पहला अनुभव जैसा था। इसके साथ ही सबसे पहली बात जो मैं कहूंगा, और वैसे ये वह चीज है जिस पर मुझे गर्व है, कार्यालय के अधिकांश कर्मचारी सुबह 8 बजे कार्यालय में आते थे और रात 10 बजे कार्यालय से निकलते थे। हर एक दिन हम सप्ताहांत में भी काम करते थे। हम अपने दिल से इस काम में लगे हुए थे। इसके साथ ही हमें उनकी महामहिम से सीधे एक बहुत ही दिलचस्प चीज भी मिली। तो उनकी महामहिम का यह मानना नहीं था कि कुछ करने के लिए आपकी कोई निश्चित उम्र होनी चाहिए, वो इस पर विश्वास नहीं करते थे। आप जानते हैं, कुछ चुने हुए लोग होते हैं या फिर धर्मपरायण लोग होते हैं। उन्होंने सभी को एक मौका दिया और मुझे याद है कि उन्होंने मुझे जब मैं 25 साल का था एक जिम्मेदारी दी थी। यूएई ने एक मंच शुरू किया था जिसे वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट कहा जाता है। ये बहुत बहुत बड़ी बात थी। प्रधानमंत्री, सीईओ, राष्ट्राध्यक्ष, एनजीओ के प्रमुख, दुनिया भर से लोग इसमें आते हैं और ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सम्मेलन है। और मुझे मंत्री गावी का फोन आया और उन्होंने कहा, शेख मोहम्मद आपको उस व्यक्ति के रूप में नियुक्त करने जा रहे हैं जो समिट का संचालन करेगा। मैंने उनसे कहा, माँ महिम ये बहुत बड़ी बात है, इसमें बहुत सारी चीजें गलत हो सकती हैं और मैं सिर्फ 25 साल का हूँ, क्या आप वाकई सुनिश्चित हैं कि मैं ही सही व्यक्ति हूँ? और उन्होंने कहा, उनकी महामहिम के लिए यह मायने नहीं रखता, ये आपकी क्षमता, आपकी दृढ़ता, आपके संघर्ष पर निर्भर करता है। और उन्होंने कहा, हम सब आपके साथ हैं, हम आपको असफल नहीं होने देंगे। अपने दिल से काम करो, इसमें से सर्वश्रेष्ठ निकालो और देखो कि तुम क्या कर सकते हो। तो मैंने समिट पे काम किया। आप जानते हैं, मुझे लगता है कि मैं इतना भाग्यशाली था कि उस टीम का हिस्सा बन सका और वहां कुछ बदलाव ला सका। और आज का समिट दुनिया के सबसे अद्भुत प्लेटफॉर्मों में से एक है, जहां 30 से अधिक राष्ट्राध्यक्ष आते हैं, जहां हजारों लोग होते हैं। एलन मस्क से लेकर लैरी एलिसन, भारत के सीईओ और अन्य देशों के सीईओ तक, जहां पूरी दुनिया एक साथ आकर सरकार में एक सकारात्मक भविष्य पर चर्चा करती है। लोग हमेशा सरकार को देखते हैं और वे सरकार को नौकरशाही, लालफीताशाही, धीमी और पुराने ढंग की मानते हैं। यह एकमात्र ऐसी जगह है जहां आप आते हैं और लोग सरकार के बारे में बहुत सकारात्मक रूप में बात कर रहे होते हैं और वे सरकार को बेहतर बनाने के व्यावहारिक तरीकों पर चर्चा कर रहे हैं। तो मुझे वह जिम्मेदारी दी गई थी और मैंने उसे पूरा किया। फिर मुझे एक और जिम्मेदारी दी गई कि दुनिया की सबसे बड़ी ड्रोन रेस का आयोजन करूं। मुझे ड्रोन के बारे में कुछ भी पता नहीं था, तो मैंने एक प्रोजेक्ट पे काम किया जिसका नाम था वर्ल्ड ड्रोन प्रिक्स। इसने वास्तव में ड्रोन रेसिंग के लिए वैश्विक स्तर पर एक मानक स्थापित किया। उस समय ये सबसे बड़ी थी। हमें ऐसी नई चीजें बनानी पड़ी जो पहले मौजूद नहीं थी। तो सबसे पहली चीज जो हमने की, मुझे याद है कि मैंने ड्रोन रेस देखी थी और ड्रोन रेस देखी थी। आप वास्तव में ड्रोन की गति का अंदाजा नहीं लगा सकते जब तक कि आप वहां स्पीड के साथ ऑडोमीटर न लगा दें। और मैंने उन्हें बताया कि हमें लोगों को ऐसा महसूस कराना है कि ये बहुत बहुत तेज है। सड़क पर आप सड़क पर बनी लाइनों को देखकर गति का अंदाजा लगा सकते हैं। तो मैंने टीम से कहा, चलो ऐसा कुछ बनाते हैं जिसमें रेस ट्रैक एक कंकाल जैसा दिखे। तो वहां ये हड्डियां हैं, सीधी सफेद ट्रैक, और वहां ये चीजें हैं जिन्हें हम विंग्स कहते हैं, जो उससे बाहर निकलती हैं, और यह एक बड़े कंकाल जैसा दिखता है। और जैसे ही ड्रोन उसके बीच से उड़ता है, गति का एहसास और बढ़ जाता है। तो आपको लगता है कि वे असल में जितनी तेज जा रहे हैं उससे 3-4 गुना तेज जा रहे हैं।
उसके बाद मुझे एक और काम सौंपा गया। मुझसे कहा गया कि मैं सरकार के लिए रणनीतियों पर काम करूं। मुझसे यहाँ वहाँ कई अलग अलग परियोजनाओं पर काम करने के लिए कहा गया था और फिर मुझे सैन्य सेवा के लिए जाना था। सैन्य सेवा में जाने से पहले एक व्यक्ति था जिसने यूएई के लिए एआई पर एक रणनीति प्रस्तुत की थी। अब आपको पहले यह समझना होगा कि हमने एआई के लिए रणनीति पर काम क्यों किया। हमने इस पर काम किया, इसका कारण है उनकी महामहिम शेख मोहम्मद बिन जायद, जो उस समय अबू धाबी के क्राउन प्रिंस थे और अब राष्ट्रपति हैं, ने वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट में एक भाषण दिया था और उन्होंने यूएई के बारे में बात की। आखिरी तेल के बैरल के निर्यात का जश्न मनाने की बात की गई थी और उन्होंने कहा, अगर आज हम जो फैसले ले रहे हैं वे सही फैसले हैं, हम तेल का आखिरी बैरल निर्यात करने का जश्न मनाने जा रहे हैं। और उन्होंने कहा, हमें उन क्षेत्रों में निवेश करने की जरूरत है जो दुनिया को बदलने वाले हैं। और उन्होंने एक दूरदृष्टि के बारे में बात की। तो आमतौर पर हमारी सरकार जिस तरह से काम करती है उसमें ऐसा नहीं होता कि हम कोई दिलचस्प बात सुनते हैं और कहते हैं ओह ये दिलचस्प है और आगे बढ़ जाते हैं। हमें कोई दिलचस्प बात पता चलती है और हम सोचते हैं अब हम इसके बारे में क्या करें। तो विज्ञान शहाब अल रशीद प्रधानमंत्री ने वह भाषण सुना और कहा, चलिए वास्तव में एक रणनीति पर काम करते हैं इन क्षेत्रों से लाभ उठाने के लिए। तो हमने इस पर काम किया। हमने इसे शताब्दी रणनीति कहा और उस रणनीति के भीतर एआई पर बड़ा फोकस था। तो जिन कुछ लोगों से हमने सलाह ली उन्हें लगा कि वे वास्तव में एक रणनीति पर काम कर सकते हैं। मुझसे उस रणनीति पर टिप्पणी करने के लिए कहा गया। मैं वह व्यक्ति था जिसे इन चीजों के बारे में पढ़ना पसंद था। मुझे एआई और तकनीक के प्रति जुनून था। तो मैंने जो रणनीति देखी मुझे लगा कि वह रणनीति दूरदर्शी नहीं थी। वह लक्षित थी पश्चिमी दृष्टिकोण, पश्चिमी समस्याएं और पश्चिमी विचारधाराएं यूएई पर लागू की जा रही थीं। मैं आपको एक साधारण उदाहरण देता हूं। तो विचार यह था कि आप जानते हैं हमें अगले 3 वर्षों में सभी क्षेत्रों में एआई लागू करना चाहिए। उस समय एआई एलएलएम नहीं था, ये एजेंट्स नहीं था, एआई कंप्यूटर विजन था, एआई सिफारिश इंजन था और सेल्फ ड्राइविंग कारें। आप जानते हैं हमें 3 साल में एक महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखना चाहिए। सेल्फ ड्राइविंग कारें हर जगह होनी चाहिए और मुझसे उस रणनीति की समीक्षा करने के लिए कहा गया। तो मैंने उसकी समीक्षा की और मेरे पास बहुत सारी टिप्पणियां थीं। कुछ टिप्पणियां ये थीं कि सेल्फ ड्राइविंग कारें अभी भी वहां नहीं पहुंची हैं जहां उन्हें पहुंचना चाहिए था। ये जरूर आएगा, लेकिन हमें ये नहीं कहना चाहिए कि हम इसे 3 साल में कर देंगे, जब तकनीक ऐसी चीज नहीं है जिसे हम नियंत्रित कर सकते हैं। दूसरी बात यह है, हमें यूएई में नौकरियों पर एआई के प्रभाव को समझने की जरूरत है। और तीसरी बात, हमें रणनीति को लागू करने का पहला स्तर शुरू करना चाहिए, स्थानीय स्तर पर कौशल और प्रतिभा विकसित करने पर ध्यान केंद्रित करके और विदेश से प्रतिभा आकर्षित करके और आने वाले समय के लिए इकोसिस्टम को तैयार करना। तो मैंने ये जमा कर दिया और मुझे लगता है कि जब शादी की बात आई तो उन्होंने चीज़ों को मुझसे पहले समझ लिया था कि सही समय क्या है। मैं हमेशा से शादी करना चाहता था, यहाँ तक कि छोटी उम्र में भी। शादी के साथ बस एक ही समस्या है और मैं यहाँ ज़्यादा दार्शनिक नहीं होना चाहता, लेकिन मुझे लगता है कि शादी एक बड़ा बोझ लगती है। लेकिन जब आप विश्वास की उस छलांग को लेते हैं तो आपको एहसास होता है कि यह 2 लोगों की एक खूबसूरत साझेदारी है जो किसी भी समस्या का सामना कर सकते हैं, किसी भी काम को साथ मिलकर कर सकते हैं और उसका हल निकाल सकते हैं। तो मेरी माँ बार बार मुझसे कहती रही, तुम्हें इसके बारे में सोचना चाहिए। और मैंने तय किया कि अब सही समय है और वास्तव में यह सही साबित हुआ। तो मेरी हनीमून के तीसरे दिन मुझे एक फोन कॉल आया और कॉल में कहा गया, हेलो ओमार, अगली फ्लाइट बुक कर लो और वापस आ जाओ। और मेरा जवाब था, अगर आप मुझे वजह नहीं बताएंगे तो मैं अकेला ही वापस आऊंगा। मैं फिलहाल शादीशुदा हूँ, तो अगर आप मुझे वजह नहीं बताएंगे तो मैं अकेला ही वापस आऊंगा। और जवाब मिला, तुम कुछ घंटों में जान जाओगे, अगली फ्लाइट बुक कर लो और वापस आ जाओ। तो मैंने अपनी फ्लाइट्स बदल ली। मैंने अपनी पत्नी को नहीं बताया। मैं बहुत बेचैन था। करीब शाम 7 बजे, शायद 7 या 8 बजे टोक्यो समय के अनुसार, क्योंकि हम टोक्यो जापान में थे, घोषणा हुई कि मैं एआई मंत्री बन गया हूं और उस समय मेरी उम्र 27 साल थी। तो यह एक आशीर्वाद था और आप जानते हैं यह आज भी मेरे लिए सम्मान की बात है और मैं आशा करता हूं कि उस समय जो मुझ पर विश्वास किया गया था मैं उसे निभा सकूं।